जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपके लिए बहुत जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। हमने कहा था कि हम हार्ड चैलेंज जो सीरीज़ है वो शुरू करेंगे। हार्ड चैलेंज बेच जो था वो सफलतापूर्वक चल रहा है ऑनलाइन। अब हम जो है उस बेंच के अंदर जो निचोड़ करवाया हमने, अब उसका आपको जो है मतलब जो पढ़ा आपने उसका इम्तिहान की बारी आ गई है। दिल्ली पुलिस, देखो भाई मैं एक बात बता दूं आपको, जो साथी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत बेहतर सिद्ध होने वाली है। अभी आप ये तय करें कि अभी एक क्लास देख लो आप, ये उसके बाद तय करें कि हमें ये क्लास आगे देखनी है नहीं देखनी है। अभी चैनल को ना ही सब्सक्राइब करना ना लाइक करना है वीडियो को, पहले क्लास देखो। मैं डेली आपको इस क्लास में 20% कराऊंगा। तुम्हारा एग्जाम है 14 नवंबर को, उससे पहले मैं तुम्हें स्टैटिक जीके और अदर का जीके इतना कवर करवा दूंगा कि तुम कहोगे गुरुजी जीके में तो हमारे हाथ ऊपर ही हैं। ऊपर का मतलब ये है कि सारे प्रश्न हम धड़ाधड़ कर देंगे। तो इतना आप सफलतापूर्वक इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लास देखना। बस मेरी बात आप इतनी मानो कि इसकी क्लास को मिस मत करना। एक भी क्लास इसकी कंटिन्यू सारी क्लासें देखो। ये क्लास हर रोज 8 बजे हुआ करेगी शाम को, और इस GKY अजय सर नामक यूट्यूब चैनल पे। अब दिल्ली पुलिस यहाँ लिखा है, लेकिन जीडी वालों के लिए भी अब इंडियन जीके तो उनके लिए वही रहेगा। तो हमने अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई है, तो पहले क्या हम क्लास लेकर आया करते थे, जैसे कोई परीक्षा होती है ना तो उसके पहले कोई क्लास लेकर आते हैं, उसके अंदर कोई 10-15% आराम से आ जाते हैं जीके वगैरह पार्ट से। अब क्यों यार हमने सोचा कि इंडिया जीके में भूमिका निभा के देखें कैसी निभती है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा और पूरी मेहनत करेंगे कि आपके इंडिया जीके के लगभग प्रश्न कवर हो जाएं। तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये आज पहला है, तो मैं ऐसे काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, ठीक है। चलो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, आपके पास जो टाइम होगा वो 30 सेकंड का होगा। आप उसको कमेंट में छाप दो। आपको जो इसका उत्तर पता नहीं पता तो आप समझो, इन चीज़ों को सीखो, ठीक है। हमारा है पाल वंश। जो पहला क्वेश्चन है वो है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। देखो मेरे भाई, अपना ये प्यारा सा भारत है इस प्रकार से। जब भारत में, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बात बताऊं, यहां पर था बंगाल, और बंगाल में यहां पर एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम है पाल वंश। जब यहां पर पाल वंश राज कर रहा था तो यहां पर इधर भारत का जो शक्ति का केंद्र था वो कन्नौज था, और कन्नौज में जो राज था वो वर्धन वंश का राज था। किस वंश का राज था? वर्धन वंश। और वर्धन वंश का जो शासक था कन्नौज में वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। बस मेन बात यहाँ याद ये रखनी है कि हर्षवर्धन जो था वो कहाँ का शासक था? कन्नौज का। पाल वंश के बाद जो यहाँ वंश हुआ उस वंश का नाम क्या है? सेन वंश। क्या हुआ है? सेन वंश। तो पाल वंश के बाद जो शासक हुए वो कौन थे? सेन वंश। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। अभी ये पहला था, धीरे धीरे आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र जो बोस थे, इन्होंने एक अधिवेशन किया था, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा जो अधिवेशन है वो कब हुआ? 1938 में। किसने किया था हरिपुरा में? वो सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो कांग्रेस के दल से, समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो राइट उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब, बल्ब नहीं है याद रखियो, बल्ब है, लेकिन बल्ब को ऐसे याद रखना, बल्ब ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्रकृति का बल्ब कहते हैं ज्वालामुखी को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की जो प्रमुख ज्वालामुखी है उनका नाम बताओ। भारत में 2 ज्वालामुखी है। कितनी है? 2। एक का नाम है बेरन। बेरन हवा के झोंके से एक बेरन होगी, और दूसरी जो होगी वो होगी नरकोडम। नरकोडम जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्त है, जबकि बेरन भारत की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो अब आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? तुम खुद ही तय कर दो ये तो बात, मैं तुम्हें सारे हिमालय बता देता हूँ, ठीक है। आपको 5 नदी याद रखनी है, 1, 2,
3, 4 और 5 गुरुजी हो जाएगी, कोई बड़ी बात है, करो तो फिर। पहली जो नदी है इसका नाम है सिंधु, बोलो सिंधु, लो गुरुजी बोला सिंधु। और दूसरी जो नदी है इसका नाम है सतलज, क्या नाम है? सतलज। तीसरी नदी है काली, चौथी नदी है तीस्ता, और पांचवी अपनी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल गुरुजी ये तो समझ में आता है। अब ये भी आएगा, कहाँ जा रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत कट है। सिंधु और सतलज का मध्य जो हिमालय है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो बोलो सिंधु नदी और सतलज। सिंधु सतलज के मध्य कौन सा हिमालय? पंजाब। सतलज और काली के मध्य कैसे काली? सतलज और काली के मध्य है कैसे काली, कैसे कुमायूं। कुमायूं जो हिमालय वो किन नदियों के मध्य है? सतलज और काली। काली और तीस्ता ये मध्य नेपाल बड़ा भाग आ गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हिमालय। और आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र जो नाम है और वो किस राज्य में होता है? वो होता है असम में, तो यहाँ पर हो जाएगा असम हिमालय। यानी ब्रह्मपुत्र मुख्य असम में बहती है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। याद रखना, नदियों से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली। अगर सीधा प्रश्न पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आप बोलना ग्रीनलैंड। लेकिन जब प्रश्न ये आए कि नदियों से बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो नदियों से बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा है काली और तीस्ता नदी के मध्य, तो कौन सा हिमालय होगा? नेपाल। सिंधु सतलज पंजाब, ये पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है। सतलज काली कैसे कुमायूं। काली और तीस्ता में नेपाल बड़ा भाग है, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र में असम। तो ये देखो, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। पंजाब बता दिया, असम बता दिया, कुमायूं बता दिया। ठीक है, बाकी हिमालय मैंने आपको बता दिए। चलो आगे अपनी बात करें। देखो मेरे भाई, मैं जानकारी के लिए आपको बात बता दूं, ये जितना भी कंटेंट है ये गांधी जयंती के अवसर में हमने इसका रेट घटाकर 99 कर दिया था। फिर बाद में गुरुजी को कहा मैंने कि गुरुजी पढ़ा रहने दो, इतना ही पढ़ लेंगे सभी। चाहे आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की, मतलब केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती है, जिस वनडे एग्जाम, ओनली वनडे की बता रहा हूँ मैं। यहाँ थे तैयारी करता हूँ IAS की, तो फिर तब कारगर नहीं होगा सीधे। मैं समझ रहा हूँ वनडे एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, मैं इसमें आपको स्टैटिक GK वगैरह सब कुछ कवर करा दूंगा। स्टैटिक GK में हम संविधान पढ़ लेंगे, इकोनॉमी पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, भारत का भूगोल पढ़ लेंगे, कला संस्कृत। इतने सब सब्जेक्ट करोगे ना तो कम से कम 2 या 3 रजिस्टर बनेंगे। 100 का रजिस्टर आ रहा है तो समझ लो 400 तो रजिस्टर लिया हुआ। फिर भी नहीं किताबें अलग हो रही हैं करके तो कहानी उल्टी हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना आपको, ये 99 रुपये कोर्स लेना है। इसके साथ PDF है, टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री के अंदर, फ्री PDF मिलेगी, सब कुछ इसी में है। हमने इस बैच का नाम रखा हार्ड चैलेंज। जो हार्ड चैलेंज को स्वीकार कर सकता है वो इस साथ ही इस बैच में भाग ले। अच्छा, स्पेशल अभी तो दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है तो जो कर लेना, बाकी ऐसे GD का बैच भी आ रहा है GK का। प्ले स्टोर से आज ही जो ऐप डाउनलोड करनी है आपको, वो करनी है विजन इंस्टीट्यूट। अच्छा, विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको तैयारी पढ़ना ही है फिर 99 रुपये को नहीं देखना, बढ़िया साथ मिलके पढ़ो। अभी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये सारे सही हो जाएंगे आपको। ठीक है, इतना करवा दूंगा। लोक नृत्य पूछा है बिहू कहाँ का है, बता देंगे भाई, क्या बड़ी बात है। अरे बिहू बहू कटे के लानी है असम की, बिहार की कौन लानी? तो बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। एक त्यौहार आता है ओनम। ओनम त्यौहार कहाँ का है? तो याद रखना, ओनम त्यौहार है केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई, ये प्रश्न याद रखना। विक्रम साराभाई केंद्र। विक्रम साराभाई केंद्र की जो स्थापना है, जो रॉकेट वगैरह बनाता है, उसकी यहाँ गुरुजी नासा की सॉरी एक तो ये होगी इसरो। इसरो की स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। यहाँ तो रॉकेट वगैरह बनती हैं, यहाँ तो रॉकेट वगैरह बनती है। पहला जो उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? प्रथम जो उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इसके प्रश्न भी आते हैं काफ़ी एग्जाम में। अच्छा, लॉन्चिंग वगैरह वाले काम होते हैं, लॉन्च वगैरह वाले काम होते हैं, वो होते हैं सतीश धवन केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है?
ये है श्रीहरिकोटा के अंदर। श्रीहरिकोटा कहाँ है गुरुजी? श्रीहरिकोटा मेरे भाई आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो वो है सतीश धवन के अंदर, यहाँ पर सतीश धवन यहाँ पर है। विक्रम साराभाई के अंदर तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। इसके 100 साल पहले जाएंगे 1869, यहाँ पर जन्म होता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का जन्म हुआ कहाँ पर? पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। ये 3-4 बातें तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चलो आगे। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपात लगता है? जब बाह्य आक्रमण हो जाए ना तो उस समय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत 352 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस में लिखा हुआ है? राजकीय आपात का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जो शासन वगैरह है वो लगते हैं राज्यों में। अच्छा, 3 अनुच्छेद याद रखने आपको, 352, 356, 360। 352, 356, 360, 352, 356, 360 करो याद। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपात, देखो वित्त में 0 है, वित्त में भी 0, देखो 60 में 0 है, वित्त में भी 0 है, ये बैर है ना। तो वित्तीय आपात की जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? 360। भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। और बात करें 356 में राष्ट्रपति शासन, 130 बार प्लस लगा, 130 प्लस लिख लेना, 132 भी लिखा हुआ, इसलिए मैं 130 प्लस बार लग चुका है। सर्वाधिक जो लगा था वो लगा था मणिपुर में। मणि में देखो 10 लिख रहा है, तो कितनी बार? 10 बार। अच्छा, राजस्थान में कितनी बार लगा है? तो राजस्थान में 4 बार लगा है। कितनी बार? 4 बार। 1967, 1977, 1990, 1992। तो अपने राजस्थान में कितनी बार लगे? 4 बार। 67, 77, 90, 92 करो याद। 67, 77, 90, 92। तो इसका जो बाह्य आक्रमण से जो आपात लगाया जाता है वो राष्ट्रीय आपात ही लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह कारण भी लगाया जा सकता है, युद्ध की स्थिति बन जाए तब भी लगाया जाता है, ठीक है। याद रखना आपात से तुम्हारे फिक्स है 1% आएगा दिल्ली पुलिस में। अच्छा, राजकीय आपात की यदि मैं आपको बात बताऊं तो इसकी सिफारिश करता है राज्यपाल। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल सिफारिश किससे करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति से। किससे करेगा? राष्ट्रपति से। वित्तीय आपात भी कौन लगाता है? सारे आपात राष्ट्रपति लगाता है। अच्छा, याद रखना राजकीय जो आपात है उसकी सिफारिश राज्यपाल करता है, तब लगाता है। और शक्तियाँ जो होती हैं, शक्तियाँ, अब आपको पता है हमारे पास जो शक्तियाँ वो संघात्मक है संविधान में। संघात्मक का मतलब वो है शक्तियाँ बटड़ी है, लेकिन जब आपात लगता है तो शक्तियाँ क्या हो जाती है? एकात्मक। एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं शक्तियाँ सारी, जिसका नाम है राष्ट्रपति, ठीक है। ओके, चलो आगे। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का जो उदाहरण है वो है एक मूल्य तल। एक मूल्य तल इसका उदाहरण माना जाता है। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से 1955, ठीक है। 1951 से 1955। अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई, देख मेरे भाई, आइन को सारों को अच्छी तरह से याद रखना, भूल मत जाना। योजना आयोग की स्थापना होती है 1950। इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष वैसे प्रधानमंत्री होता है, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का वर्तमान में जो नाम है वो कर दिया है नीति आयोग। क्या कर दिया है? नीति आयोग। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई, इसके अंदर जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसको दी गई थी? कृषि को। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर पूछे द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम 1955 से 1961, 5 साल जोड़ेंगे। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए आती थी।
1961 ये महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। इतनी बात याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी वो किनको दी गई थी? उद्योगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। उद्योग 3 खुले थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे ना राउरकेला उद्योग का है, तो राउरकेला जो उद्योग है वो बरमाणी नदी पर है। किस नदी पर है? बरमाणी नदी पर, झारखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोहा संयंत्र के उद्योग है, तो याद रखना राउरकेला उद्योग बरमाणी नदी पर, झारखंड में। तो इसका जो राइट होता है वो एक मूल्य तल, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, जिस साथी ने ये बैच नहीं खरीदा हार्ड चैलेंज खरीद लीजिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ कवर करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको स्टैटिक जीके में या जीके वाले पार्ट में नहीं रहने देंगे। और बोलो बस, तान 2 ही क्लास देखनी है, एक आध देख लो और एक वो हार्ड चैलेंज बैच की देख लो। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, एक्स्ट्रा ना कोई किताब पढ़नी है, ठीक है। ना हो तो बताइए। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर जो झील स्थित है उसका नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो भूमध्य रेखा पर झील जो स्थित है उसका नाम है विक्टोरिया, इस ऑप्शन के हिसाब से, है ना। हाँ, अब आगे अपने बात करें नेक्स्ट। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? देखो, जोग जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात है वो भारत के कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी। देखो, अगर आपसे मेरे भाई प्रश्न ये पूछे ना कि बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप बोलना जोग। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा, तो बोलना आप एंजल। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कोरो नदी पर वेनेजुएला की पहाड़ी में है। वेनेजुएला की पहाड़ी कहां पर है गुरुजी? वेनेजुएला की जो पहाड़ी है वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। वेनेजुएला की पहाड़ी कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार। धुआंधार जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, वो मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। चंबल नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है चूलिया। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, चंबल नदी पर। लेकिन जोग जलप्रपात आपको याद रखना है शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। चलो आगे नेक्स्ट हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो है भारतीय संविधान का 360 अनुच्छेद के अंदर, अच्छा, वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किसको है? देखो, मैंने आपको बताया था आपात कोई भी हो, वो घोषणा करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को ही है। आप ना ही वित्त मंत्री करोगे या ना ही कुछ और। अच्छा, वित्त मंत्री में एक बात याद रखना, वित्त मंत्री की सहायता से बजट जरूर लिखाता है। अच्छा, बजट का जो उल्लेख है वो किसमें है? देखो, बजट की एक तो है प्रक्रिया, बजट को बजट नाम से नहीं बोला गया संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बोला गया है। एक तो है प्रक्रिया और एक है परिभाषा। अनुच्छेद तुम्हें 2 याद रखने हैं। अनुच्छेद 109 के अंदर तो है प्रक्रिया, अनुच्छेद 108 में है परिभाषा। तो बजट की जो परिभाषा अनुच्छेद 108, सॉरी भाई, अनुच्छेद 110, 9 के बाद आता 10, परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 में है। अब देखो, आपसे क्या क्या प्रश्न और पूछ सकता है। अनुच्छेद 102 में क्या है? अनुच्छेद 103 में क्या है? अनुच्छेद 108 में क्या है? फिर 9 वाली कहानी मैंने आगे आपको बता दी। अच्छा, अनुच्छेद 3 में, फिर 106 में याद रखना, ये इतनी बात याद कर लेना। अनुच्छेद 102 में ये बात लिखी है कि दल बदल के आधार पे हम सांसदों को हटा सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 102 में सांसद को हटाएगा कौन? लोकसभा, यानी पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, इसका मतलब, ये प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न तुम्हारे दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन हटाता है? पीठासीन। जैसे मान लो एक होती है संसद में लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर मान लो कोई राज्यसभा का सदस्य दल बदल करता है, दल बदल का मतलब जी हाँ कांग्रेस को है, अब बीजेपी में चला गया, भाजपा में, है ना, तो फिर उसको क्या है, वो हटा देंगे। कांग्रेस का सदस्य भाजपा में जाएगा तो दल बदल लिया, तो उसके आधार पर उसे पीठासीन अधिकारी हटा सकता है।
अच्छा 103 में लिखो भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण करने पर संविधान में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या संसद के अंदर कोई सदन है उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्ट आचरण के आधार पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 106 के अंदर सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में। दिल्ली पुलिस में आया हुआ 2020 वाले एग्जाम में सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है तो उसका वेतन कितना होता है पर मंथ? 50,000 रुपये। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, यहाँ लिखा मैंने कांग्रेस, इधर लिखा भाजपा। एक चीज़ और देख लेते हैं इनकी स्थापना। कांग्रेस की जो स्थापना है वो होती है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और बीजेपी की जो स्थापना है वो हुई 1980 में। कब हुई? 1980 में। अच्छा, कांग्रेस का जो चिन्ह है वो हाथ का पंजा और बीजेपी का है वो है कमल का फूल। कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय जो फूल है वो कौन सा है? कमल। और वृक्ष पूछे तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद। इतनी बात याद हो जाएगी। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. हयूम ने। कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. हयूम ने। और बीजेपी की जो स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने, याद रखना। तो ये कांग्रेस की स्थापना 1885 और बीजेपी की 1980। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें सोचिए, देखो आज हमने कितनी चीज़ें सीखी, सिर्फ अभी हम 11वें प्रश्न में पहुँचे हैं। तो मान के चलो कि आपके एग्जाम तक हम कितने प्रश्न कर लेंगे। कहते ही चिंता करने की बात नहीं, बहुत बेहतर कराएंगे। बस आप एक धैर्य होना चाहिए पढ़ने के लिए भी। ऐसे नहीं कि हर कोई पढ़ सकता है। एक मन में धैर्य होना चाहिए कि आप कितने घंटे लगातार मेन मतलब सिलेक्शन अंतिम रूप से उसी व्यक्ति का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य होता है। ऐसे नहीं है कभी किधर भाग गया, कभी किधर भाग गया। कभी धैर्य बनाकर एक चीज़ को कंटिन्यू देखो। मन को नहीं भटकाना है, मन को शांत रखो। मन तो भटकेगा ही, इधर कर लें, वो कर लें, ये कर लें। एक कुछ नहीं है, एक अच्छी तरह से क्लास ज्वाइन करो। अब आप यहाँ आगे, अच्छा अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मुझे एक ही तरह से मनोबल मिलेगा आप जब शेयर करोगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक करो और प्लीज़ अपने एक साथी को शेयर ज़रूर करना। फिर मुझे और मनोबल बढ़ेगा कि भाई अपना जो परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है तो अब थोड़ा जिम्मेदारियां फिर और बढ़ जाएंगी, तो उस प्रकार से अपने और बेहतर पढ़ाएंगे। ठीक है। निम्न में से किस प्रदेश में साल भर में वर्षा होती है? साल भर पूछा है। तो देखो जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब में यहाँ पर बीच में एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, है ना? बिल्कुल है। इसके ऊपर एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, एक रेखा नीचे जिसका नाम है मकर रेखा। वर्ष भर जो वर्षा है ना वो इस बेल्ट में रहती है। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा रहती है। कर्क रेखा की यदि बात करा तो कर्क रेखा पे 21 जून को सूरज चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। और 21 जून को एक दिवस भी मनाया जाता है, योग दिवस। तो भारत का यानी भारत जो है कौन सी रेखा में आता है? कर्क। तो भारत का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है? 21 जून का। और दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। तो याद रखना 21 जून की रात छोटी होती है भारत में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। मानसून की बात करा तो मानसून अरबी भाषा को शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अच्छा, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इस मानसून की खोज अरबी यात्रियों द्वारा की गई थी। अरबी यात्री का नाम पूछे तो याद रखना अल मसूदी। मानसून की जो खोज की थी वो किस अरबी यात्री ने की थी? अल मसूदी ने। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, और एक जानकारी और, ये भी इतनी है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 99 रुपये में ही अपने दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें हार्ड चैलेंज टेस्ट में 12 टेस्ट हैं। को इस 12 टेस्टों करो। देखो आपको एक जानकारी के लिए बात बताऊं मैं कि अपने सिलेक्शन के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। ये कर रहे हो तो बहुत बेस्ट बात है। अगर कोई और सेंटर की आपने ऑफलाइन कर रखी है तो और भी बेस्ट है। देखो टेस्ट सीरीज में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, कहीं भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन ये कि टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज से आपको मतलब फ़ायदा ये मिलेगा कि हम कहाँ वीक हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं, रीजनिंग में हो रहे हैं, जीके में हो रहे हैं, वो चीज़ है। ठीक है, चलो आगे। कोलेरू झील कहाँ पर है? देखो भाई, अंध आदमी को थारा लारो पड़ गयो। अंध है आंध्र प्रदेश। तो अंध आदमी का और लारो छोड़े तो आंध्र प्रदेश है के अंदर झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। उड़ीसा के अंदर अपने झील है बाय चिल्का। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। और याद रखना केरल में जो झील है उसका नाम है वेम्बनाड। वेम्बनाड। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक। लोकटक जो झील है वो है मणिपुर में। और मणिपुर में विश्व का 13वां उद्यान
काबुल लामजाई, काबुल लामजाई उद्यान है, जिसे विश्व का 13वां उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो एक आंध्र प्रदेश में नाटक और याद करो कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी जो नाटक है वो कहाँ का फेमस है, वो आंध्र प्रदेश का, यानी अंधो आदमी होना वो पूरी कच्ची काटा वो पकड़ी गुन काटा वो याद रखियो। तो कच्चीपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? 1857 की क्रांति के एक साल पहले जो समुद्री यात्रा है उसको अनिवार्य कर दिया गया था। कब? 1856 के अंदर। कब? 1856 में। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में। ठीक है, भारत की प्रथम जो रेल है वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में ठाणे से मुंबई तक चली थी। अगर मैं बात करूं, लिख लो, ठाणे से मुंबई किसके काल में? वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अच्छा इनमें बात के याद करनी है आप देखो। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाया था। कुप्रशासन का आरोप लगा के किसको हड़पा था? तो याद रखना, कुप्रशासन का आरोप लगा के हड़पी गई जो रियासत थी उसका नाम था अवध। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई है? बागवानी के अंदर आता है कॉफी, तो श्रीलंका में कौन सी? कॉफी। और याद रखना श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। पहले राजधानी थी जयवर्धने कोटे, अब कोलंबो हो गई। अच्छा, बागवानी कृषि जो है उसके लिए कल्चर आता है जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसके लिए होती है? बागवानी के लिए। एपी कल्चर, एपी केपी मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन के लिए जो कल्चर होती है उसे क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। ठीक है, और शहतूत, एक तो याद रखियो, एक सेरी कल्चर, सेरी जो कल्चर होती है वो शहतूत पालन हेतु। ठीक है, याद रखना, एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए, सेरी कल्चर शहतूत के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि के लिए। ठीक है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? असम में। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिण भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और नारियल का सर्वाधिक जो उत्पादन है भारत में वो होता है केरल के अंदर। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है, कैस्पियन सागर खारे पानी की है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की झील कैस्पियन सागर है। और याद रखना विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? वो भी कैस्पियन सागर को ही माना जाता है। ग्रेट साल्ट बेक, साल्ट नाम ही वाला रहेगा तो वान झील भी खारी है। तो बेकाल झील ये रूस के अंदर है, ये दुनिया की जो है सबसे गहरी झील है, ये मीठे पानी की है। दुनिया की सबसे गहरी जो झील है वो कौन सी है? वो है बेकाल। देखो मेरे भाई, अगर आपसे प्रश्न पूछे झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी अगर पूछे विश्व में किसे कहते हैं तो बता देना, भारत में पूछे तो भी बता देना, या राजस्थान में पूछे तो भी बता देना। विश्व में झीलों की नगरी बोलते हैं अपने फिनलैंड को। विश्व में झीलों की नगरी किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। भारत में झीलों की नगरी बोलते हैं श्रीनगर को, और राजस्थान में झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर। ये वही श्रीनगर है जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की। ये प्रतिदिन क्लास 30 से 35 मिनट की हुआ करेगी, इसको कंटिन्यू देखो। मैं फिर आपको बार बार कहने की बात नहीं है, इतराज मैं कह रहा हूँ आपको कि बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी बाबर ने। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1526 में पानीपत के युद्ध के पश्चात होती है, क्योंकि पानीपत का प्रथम जो युद्ध है, प्रथम युद्ध है वो हरियाणा में 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, त्राइन के भी 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का जो युद्ध है वो जो हुआ था याद रखना इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। किसके साथ लड़ रहा था? ये आगे लड़ रहा था बाबर के साथ। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की क्या होती है? जीत। और बाबर ने इसी जीत के साथ 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी यहाँ पर। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का है जलालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी। और अभी लोधी वंश बताया सर आपने, लोधी वंश का जो शासक है वो है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और तुगलक वंश का जो संस्थापक है, तुगलक वंश का, वो है ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन। राइटिंग में मत जाना, मैं जानबूझ के तेज लिख रहा हूँ, समझो और सुनो, इससे प्रश्न वैसे ही बहुत क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बर्मा के युद्ध से संबंधित है? अच्छा, बर्मा के युद्ध से लॉर्ड डलहौजी और डफरिन दोनों ही संबंधित है, ये प्रश्न याद रखना। लॉर्ड डलहौजी और डफरिन दोनों ही बर्मा के युद्ध से संबंधित है। जैन तीर्थंकर, देखो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होया, कितना तीर्थंकर होया? 24। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, यानी पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे? 23वें। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत में महावीर स्वामी, इसने 4 महाव्रत दिए, इन 4 सिद्धांत दिए। 5वां जो व्रत के रूप में दिया गया था वो दिया था महावीर स्वामी ने, ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम। अच्छा, अब ऐसे पूछा जाता है किसने कौन सा दिया था, तो 4 उसने दिए थे, 5वां इसने दिया था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। कौन सा व्रत दिया था? ब्रह्मचर्य। 4 पार्श्वनाथ ने दिए और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। गुरु जी फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका नाम है आदिनाथ, इसे ऋषभ देव भी कहते हैं, ऋषभ देव। ये प्रथम तीर्थंकर थे, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना गया है, जैन धर्म का संस्थापक इन्हें ही माना गया है। चलो आगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? देखो, एक है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और एक है नगर पालिका, नगर पालिका। इसमें एक बात याद रखना, 73वां और 74वां, बस बात खत्म है। 73वां जो संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, एक ही सन में हुए थे, 1992 में, 1992 के अंदर। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख 73 में है, नगर पालिका का उल्लेख 74 में है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो 1974, ठीक है। 2 संविधान संशोधन और याद रखना, एक तो 97वां संविधान संशोधन, ये हुआ 2011 में, ठीक है। और एक हुआ 91वां संविधान संशोधन, ये हुआ 2003 में, ये 2 याद रखने हैं। 97वें संविधान संशोधन में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा मिला। देखो कई बार किया ज़्यादा क्रेडिट पचा भी को नहीं, तो पचाने का प्रयास करना, ठीक है। सहकारिता को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा वो मिला 97वें संविधान संशोधन में। 91वें संविधान संशोधन में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, उसकी संख्या तय की गई कि विधानसभा या लोकसभा में जितने सांसद होंगे उसमें से 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्री। और जैसे अब बात करें न्यूनतम संख्या कितनी रखी, तो छोटे राज्य हैं वहाँ पर न्यूनतम 12 तो मंत्री होना चाहिए, जिसमें 1 मुख्यमंत्री हो और अन्य 11 मंत्री हो। क्लियर? तो न्यूनतम मंत्री की संख्या कितनी? 12। अच्छा, मंत्री परिषद में 15% तो जैसे चाहिए। विधानसभा है, जैसे राजस्थान में विधानसभा की सीट है, तो विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी? विधानसभा में सीटें कितनी है? 200। 200 का 15% निकालो, ये 2 0 गई, 15 दूनी 30। तो राजस्थान से मंत्री जो है वो कितने जाते हैं? 30। तो 30 मंत्री से ज़्यादा नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। अंतिम और लास्ट प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी 110 में, 110 में धन विधेयक है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें 2-3 बातें और बता देता हूँ, इसमें आप वैसे याद रखना। राष्ट्रपति शब्द का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में है। और गुरुजी अनुच्छेद 111 में क्या है? अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति, इसमें वीटो पावर का भी उल्लेख दिया गया। वीटो पावर का उल्लेख 11 में है। 112 में क्या है? 12 वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट का जो उल्लेख है वो किसमें है? वो 112 में। याद रखना 2017 से पहले, 2017 से पहले बजट जो थे वो 2 प्रकार के थे, आम बजट और रेल बजट। 2017 के बाद इन दोनों को मोदी सरकार ने क्या कर दिया? विलय कर दिया। अब बजट एक ही आता है, ठीक है। गुरुजी आज क्लास में बहुत ही अच्छा समझ में आया, बहुत बहुत आभार आपका, समझ में आया। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको,
तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब मैं तुम्हें जानकारी के लिए फिर बता देता हूँ, अगर किसी साथी ने आर्ट चैलेंज बैच नहीं खरीदा है तो देखो 99 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन ये मान के चलो कि आपको इस बैच में फ़ायदा बहुत मिलेगा। हम बहुत देखो सॉरी कितना सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और मैंने इसकी 2 क्लास यूट्यूब पर भी डाली हुई है। अभी अगर आप इसे वीडियो में जाना, वीडियो में जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है इधर दिल्ली पुलिस से 2 क्लासें डाली हुई है मैंने, वो क्लास से देखो उसके बाद खरीदना, ऐसे मत खरीदना। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले भाग में।